You're a superhero. ओम का नियम पढ़ते हैं, ठीक है। ओम का नियम देखो क्या होता है। ओम साइंटिस्ट थे, इन्होंने नियम दिया था। ये जो हमने रेजिस्टेंस को पहले ही पढ़ लिया ना, रेजिस्टेंस के बारे में सब कुछ समझ लिया। रेजिस्टेंस क्या होता है? जो करंट को रोकता है, मतलब इलेक्ट्रॉन जो फ्लो हो रहे होते हैं उनको रोकने की कोशिश जो करता है उसी को रेजिस्टेंस बोलते हैं। ये सारे के सारे कंडक्टर में भी होता है, लेकिन इंसुलेटर में ये बहुत ज़्यादा होता है, तो करंट को बहने ही नहीं देता है, बिल्कुल इलेक्ट्रॉन्स को बिल्कुल बहने नहीं देता है, ठीक है। और कंडक्टर में होता है, थोड़ा थोड़ा रोकने की कोशिश करता है उसमें भी, लेकिन तभी भी करंट फ्लो हो जाता है। कंडक्टर के अंदर कम होता है रेजिस्टेंस। ये सब पढ़े थे, लेकिन रेजिस्टेंस का जन्म हुआ है ओम के नियम से, ठीक है। अब कैसे हुआ है कि ओम ने कई सारे एक्सपेरिमेंट किए, तो उन्होंने पता लगाया कि अगर हम वोल्टेज बढ़ाते हैं तो करंट भी बढ़ता है। मतलब इन द सेंस, अगर आप धक्का जो है इलेक्ट्रॉनों के ऊपर धक्का अगर बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रॉन फिर तेज भागेंगे, और जब इलेक्ट्रॉन तेज भागेंगे तो 1 सेकंड में, करंट का मतलब होता क्या है कि पर यूनिट टाइम में कितना कूलम का चार्ज, यही फॉर्मूला होता है करंट का। तो मतलब 1 सेकंड के अंदर कितने जो चार्ज है वो वहाँ से गुजरे एक क्रॉस सेक्शन से, यही होता है क्रॉस सेक्शन। मतलब समझ रहे हो ना, ये मान लो वायर है कोई, ऐसे करके, तो यहाँ से ये वाले क्रॉस सेक्शन से 1 सेकंड में कितने आगे की तरफ बढ़ गए, उसी को करंट बोलते हैं। तो अगर मान लो धक्का धीमे लगेगा तो 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ से गुजरेंगे, और वही धक्का तेज हो जाए तो 10,000 भी गुजर सकते हैं 1 सेकंड में, ये भी तो हो सकता है। तो यानी कि अगर धक्का बढ़ाए, धक्का वो क्या बोलता है, धक्का का मतलब क्या हम बताए थे, वोल्टेज। जो इलेक्ट्रॉनों को प्रेशर क्रिएट करे उसी को वोल्टेज बोलते हैं। और वोल्टेज अगर हम बढ़ाएंगे तो सिंपल सा बात है कि इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा गुजरेंगे, और जब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा गुजरेंगे तो करंट भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो इसका मतलब क्या है कि V, ओम के नियम ने बताया कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I से, या बोल सकते हैं I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है V से। मतलब वोल्टेज बढ़ाने पे करंट बढ़ेगा, इसको अगर हम बढ़ाएंगे तो क्या, करंट भी बढ़ जाएगा। तो इसी में क्या होता है, जब भी देखो प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो हमको एक कांस्टेंट मिलता है। तो इस केस में हमको क्या मिलेगा, जब इक्वल टू लगाएंगे तो यहाँ पे हमको I तो रहेगा ही रहेगा, यहाँ पे एक कांस्टेंट मिलेगा। वो कांस्टेंट क्या मिलेगा हमको, R। यहीं से हमको यही R बाद में जाके क्या बोला गया, रेजिस्टेंस, या फिर बोल सकते हो रेजिस्टेंस के नाम पे ही इस कांस्टेंट का नाम R रखा गया। जब भी कोई प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो ज़्यादातर केस में कांस्टेंट को K मानते हैं, लेकिन जहाँ पे कुछ उस कांस्टेंट को नाम दिया जा सकता है, जैसे इस वाले फार्मूले के केस में जब हम R प्रोपोर्शनल L/A पढ़ रहे थे तो वहाँ पे भी ऐसे लिख सकते थे R इक्वल्स टू KL/A। लेकिन जब हम उसको एक नए नाम से पुकार सकते हैं तो हमने वहाँ पे रो दे दिया था। उसी तरीके से यहाँ पे हमने यहाँ पे इसको R दे दिया। अब R क्यों दिया वो समझ लो। जैसे मान लो, अब मान लो यहाँ से बन क्या गया आपका, V इक्वल्स टू RI, ठीक है। तो V मैं बता दिया कि वोल्टेज आप बढ़ाओगे तो आपका करंट क्या बढ़ेगा, और वहाँ से हमने प्रोपोर्शनल हटाया, R आ गया। R कांस्टेंट है, कांस्टेंट का हिंदी में बोलते हैं नियत या नियतांक, जो नियत रहे। मतलब R का इस फॉर्मूले में ये एक नियतांक है, कांस्टेंट है, तो R ना इस पे डिपेंड करेगा ना इस पे डिपेंड करेगा। R किसी और किसी चीज़ पे डिपेंड, इन दोनों पे डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि इस फॉर्मूले में ये क्या है, कांस्टेंट है। वोल्टेज बढ़ाओगे तो R नहीं बढ़ेगा या घटेगा, कुछ नहीं इसमें फ़र्क आएगा। अब करंट बढ़ाओगे तब भी R घटे बढ़ेगा नहीं, इसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा। लेकिन अगर वोल्टेज बढ़ाओगे तो I तो बढ़ेगा, वोल्टेज घटाओगे तो I तो घटेगा। यानी ये दोनों आपस में क्या है, वेरिएबल है, डिपेंडेंट है, लेकिन ये इंडिपेंडेंट है, इसका कोई मतलब नहीं है इन दोनों से, या किसी दूसरे पे निर्भर कर सकता है। ये किस पे, रेजिस्टेंस किस पे निर्भर करता है, दो चीज़ों पे, एक तो लेंथ पे, वायर की लेंथ पे, और वायर के क्रॉस सेक्शनल एरिया पे, पढ़े थे पहले। तो हमको वो ने इस फॉर्मूले में ये नहीं, दोनों पे डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। अगर इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझना है तो मान लो एक V इक्वल्स टू RI है, तो ये मान लेते एक ग्राफ बनाते हैं। ये मान लीजिए एक ग्राफ मैं बना रहा हूँ, ये Y एक्सिस है, ये X एक्सिस है।
वाई एक्सिस को मैं कर देता हूँ वोल्टेज से, एक्स एक्सिस को कर देता हूँ करंट से। तो जैसे जैसे मैं वोल्टेज बढ़ाऊंगा, अच्छा मान लो वोल्टेज अगर मैंने 0 वोल्ट, धक्का बिल्कुल नहीं मारा, करंट बहेगा कुछ भी, तो करंट भी क्या रहेगी, 0। तो अच्छा ये वाला पॉइंट बताओ, एक्स एक्सिस पे ये वाला पॉइंट 0 है कि नहीं, एक्स एक्सिस पे भी ये 0 है और वाई एक्सिस पे भी ये 0 है कि नहीं? क्योंकि यहाँ से ऊपर जाएंगे तब ना 1 2 3 वोल्ट 4 वोल्ट ऐसे बढ़ेगा, इधर भी 1 वोल्ट 2 वोल्ट तब ना बढ़ेगा। ये इस वाले पॉइंट पे तो दोनों 0 है ना, करंट भी 0 और वोल्टेज भी, वोल्टेज 0 रहेगा, करंट भी 0 रहेगा। जिस हिसाब से मैं वोल्टेज बढ़ाऊंगा उसी हिसाब से करंट भी बढ़ेगा उसी गति से। तो मान लो अगर मैंने वोल्टेज, अगर 1 वोल्टेज मैंने दिया, 1 वोल्ट वोल्टेज पे धारा जो है 1 है, 1 एम्पियर की है, तो अगर वहाँ से मैंने 1 वोल्टेज और बढ़ा के 2 वोल्टेज कर दिया तो धारा भी 2 एम्पियर हो जाएगी ना, उसी रेट से बढ़ेगी ना। प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, जिस रेट से आप बढ़ाओगे वोल्टेज को उसी रेट से ये बढ़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने 1 वोल्ट बढ़ाया और करंट एक केस में 1 एम्पियर, मान लो 1 वोल्ट में 1 एम्पियर की धारा बहती है। जब 1 वोल्ट का धक्का लगाते हैं तो 1 एम्पियर की धारा मान लेते हैं बहती है। तो मैंने अगर इस 1 वोल्ट को बढ़ा दिया, मान लेते हैं 4 वोल्ट इसमें ऐड कर दिए, 5 वोल्ट का धक्का लगाया, तो क्या करंट का मान भी 4 बढ़ेगा और ये 5 एम्पियर हो जाएगा। और फिर मैंने इसमें क्या बनाया, 2 एम्पियर का बढ़ाया धारा, तो ये 7 वोल्ट का धक्का मारने लगा। तो जब 7 वोल्ट हो जाएगा, तो क्या ये 7 एम्पीयर। तो क्या ये 9 एम्पियर की धारा पकड़ लेगा? नहीं, नहीं ना, कितने का पकड़ेगा, 7 का। एक रेशियो में ना बढ़ेगा, जिस रेशियो में वोल्टेज बढ़ाएंगे उसी रेशियो में ना ये बढ़ेगा। ऐसा नहीं है कि एक केस में 4 बढ़ाए तो 4 ही बढ़ा, एक केस में 2 बढ़ा रहे हैं तो 4 बढ़ जाए, ऐसा नहीं ना। 2 बढ़ाओगे तो ये भी 2 ही बढ़ेगा ना, उसी रेशियो में बढ़ेगा ना। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये जो लाइन है, ये जो पॉइंट जहाँ जहाँ पे जो जो पॉइंट मैं दूंगा उसको अगर मैंने ग्राफ खींचा अगर, तो ये लाइन क्या बताएगी, एक सीधी लाइन होगी, चाहे वो ऐसी यहाँ पे हो सकती है, चाहे ऐसे हो सकती है, चाहे ऐसे हो सकती है। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये लाइन क्या बता रही है, मान लो ये ग्राफ क्या बता रहा है, ये वाला बता रहा है कि मैंने जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाया धारा धीमे धीमे बढ़ी, 1 एम्पियर 2 एम्पियर 2.5 एम्पियर तक बढ़ी, और मैंने वोल्टेज कहाँ तक बढ़ा दिया, 5 वोल्टेज तक बढ़ा दिया। ये बता रहा है। एक और ग्राफ मान लो मैंने ऐसे किया, तो ये बता रहा है कि मैंने वोल्टेज तो यहाँ तक 3 वोल्ट तक ही बढ़ाया, लेकिन धारा मेरी 5 एम्पियर तक पहुँच गई। और एक ग्राफ कुछ बीच वाला ग्राफ ऐसे बताएगा कि मेरा 5 वोल्ट पे ये 5 एम्पियर तक पहुँच गई, या 4 वोल्ट पे 4 एम्पियर तक पहुँच गई। लेकिन ये कोई भी ग्राफ होंगी सब, कोई भी ऐसा नहीं होगा, तिरछा नहीं होगा, ऐसे ऐसे नहीं होगा, सब क्या होंगी, सीधी रेखा होंगी। सीधी रेखा क्यों होंगी, क्योंकि रेशियो में ना बढ़ेगा। ऐसा नहीं है ना कि जैसे यहाँ पे मैंने बताया कि 2 अगर वोल्ट बढ़ा रहे हैं तो 9 एम्पियर, ऐसा नहीं ना है। तो इसीलिए वो कभी भी अपने पाथ को चेंज नहीं करेगा, ये ग्राफ क्या रहेगा, सीधा ही रहेगा। भले ही उसमें जो टिल्ट है वो कम ज़्यादा हो सकता है, किसी में जो है इतना बड़ा टिल्ट हो सकता है, किसी में छोटा टिल्ट हो सकता है, किसी में इतना, लेकिन रहेगी हमेशा सीधी रेखा। अच्छा, ग्राफ में जो स्लोप होता है, ये जो इसी को स्लोप बोलते हैं, ये जो लाइन है इसी को क्या बोलते हैं, स्लोप। तो स्लोप का फॉर्मूला होता है हाइट अपॉन बेस। तो इसमें हाइट मानी जाती है वाई एक्सिस और बेस माना जाता है एक्स एक्सिस। तो हमारे लिए ये हाइट क्या है, वी, वोल्टेज माने थे ना इस फॉर्मूले, तो वी, और बेस क्या है, आई। अच्छा, इस फॉर्मूले में देखो v इक्वल्स टू आर आई है। अगर मैं i को इधर लेते आऊँ तो क्या ये v बाई आई इक्वल्स टू आर हो जाएगा। तो ये v बाई आई इक्वल्स टू आर लिख सकते हैं। यानी स्लोप हमको क्या बताएगा, ये स्लोप हमको क्या बताएगा, रजिस्टेंस के बारे में बताएगा कि रजिस्टेंस कितना है। जैसे हमको किसी भी पॉइंट पे निकालना है रजिस्टेंस, मान लो इस पॉइंट पे निकालना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ जाएंगे और यहाँ से यहाँ जाएंगे। मान लो यहाँ की रीडिंग आती है 4 वोल्ट और यहाँ की रीडिंग आती है 2 एम्पियर, तो
तो हमको रेजिस्टेंस निकालना है, तो हम क्या करेंगे 4/2, 2 दूनी 4, तो रेजिस्टेंस कितना आएगा 2। तो मतलब रुकावट दो। यहाँ वहाँ पे 2 आया। हाँ 2, क्या इसका यूनिट बताओ, बता चुके हैं बट वो तो करंट का होता है यूनिट, वोल्टेज का वोल्ट होता है, करंट का एम्पियर होता है, और रेजिस्टेंस का वोल्ट पर एम्पियर होता है, या इसी को ओमेगा बोलते हैं या ओम बोलते हैं, बताए थे। हाँ हाँ तो 2 ओम का रेजिस्टेंस हो गया। हाँ ओमेगा एसआई यूनिट होती है वोल्ट पर एम्पियर, या लेकिन इनको साइंटिस्ट जो थे ओम, उनके नाम उनको सम्मान देने के लिए क्या यूनिट रख दी गई, ओम। अच्छा एक चीज़ मैंने शुरू में बताई थी कि जन्म कहाँ से हुआ है रेजिस्टेंस का, इसी फॉर्मूले से हुआ है, लेकिन हमने तो पहले ही पढ़ लिया इस चैप्टर में, लेकिन फिर भी हम समझ लेते हैं कि कैसे जन्म हुआ। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो मैंने बोला कि रेजिस्टेंस डिपेंड नहीं करता है, लेकिन अगर इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा चेंज करो तो क्या यहाँ पे आप V/R लिख सकते हो इक्वल्स टू I। थोड़ा सा एक अगली स्लाइड में अच्छे से समझा देता हूँ। V इक्वल्स टू RI है, ठीक है। तो क्या आप यहाँ पे V/I इक्वल्स टू V/R इक्वल्स टू I कर सकते हो, R को नीचे ला सकते हो, यानी I इक्वल्स टू V/R, ऐसे समझ सकते हो। तो ये फॉर्मूला मुझे क्या बता रहा है, वोल्टेज बढ़ाऊंगा तो करंट बढ़ेगा, लेकिन अगर रेजिस्टेंस बढ़ाऊंगा तो करंट घटेगा। नीचे है ना, अपॉन में है ना, ये बता चुके हैं ना पहले ही। ऐसा जब भी केस होता है, जो चीज़ें नीचे होती हैं वो इन्वर्स रिलेशन शो करती, उल्टा रिलेशन शो करती हैं। तो इसका यहीं से इसका नाम, मतलब अगर ये वाला जो, इसीलिए इसको के नहीं लेके आर बोला गया। क्यों? क्योंकि अगर ये जो भी क्वांटिटी है ये क्या कर रही है, उल्टा काम कर रही है। अगर ये बढ़ जा रही है तो करंट घट जा रहा है, मतलब करंट को का विरोध कर रही है, उसको रजिस्ट कर रही है, रोकने का काम ये कर रही है। इसीलिए इसको क्या बोल दिया गया, आर बोल दिया। प्रतिरोध। हाँ इसीलिए इसको रेजिस्टेंस बोल दिया गया, या फिर आर बोल दिया गया, या प्रतिरोध बोल दिया गया। समझ में आया क्यों इसका नाम रेजिस्टेंस, क्यों ने के ले लिए, इसीलिए इसको इसी फॉर्मूले से हमको समझ में आया। तो अच्छा दो चीज़ें इसमें समझ में आ रही हैं कि अगर वोल्टेज बढ़ाओगे तब तो करंट बढ़ जाएगा, लेकिन अगर रेजिस्टेंस बढ़ाओगे तो करंट क्या हो जाएगा, तो दो चीज़ें ये याद रखेंगे। इस पूरे नियम को समझने का यही रूल है, मतलब यही दो चीज़ें इसमें समझना है आपको। ये रूल यही समझाना चाह रहा है, और ये रूल ये भी समझाना चाह रहा है कि रेजिस्टेंस का जन्म इसी रूल से हुआ है, ठीक। अब ओम के नियम का सत्यापन, मतलब ओम के नियम का सत्यापन आप कर सकते हो। जैसे मान लो ना, कभी भी ऐसे करना, ये आप जैसे वो होती है सेल होती है, पहले एक सेल लेना, एक सेल में जो कोई भी सेल ले लेना, टॉर्च वाला या फिर रिमोट वाला कोई भी सेल ले लेना, उसमें वायर जोड़ के, और उसमें छोटे छोटे बल्ब आते हैं, बिजली की दुकानों पे मिलते हैं, वो लगा के देखना। अगर आप एक लगाओगे तो थोड़ा डिम जलेगा, और वही 2 बैटरी जोड़ दोगे, ऐसे करके एक और बैटरी उसमें लगा दोगे और फिर जलाओगे तो वो ज़्यादा जलेगा। इसका मतलब क्या, मान लेते हैं ये बैटरी 2 वोल्ट की थी, 2 वोल्ट की थी, तो मान लेते हैं ये 2 एम्पियर करंट दे रही थी, तो बल्ब धीमा जल रहा था। अब मैंने 2 वोल्ट और 2 वोल्ट 2 जोड़ दी, तो टोटल वोल्टेज बढ़ा दिया ना मैंने, 2 वोल्ट से कितना कर दिया, 4 वोल्ट। तो ये बल्ब तेज जलने लगा, यानी धारा कितनी पहुंच गई होगी, 4। तो ये हमको बता रहा है वोल्टेज बढ़ाने पे करंट भी बढ़ता है, ठीक है। या फिर जो यहाँ पे बल्ब की जगह एमीटर लगा लो। एमीटर क्या होता है, जो करंट को नापता है। तो अगर इस केस में रीडिंग 2 एम्पियर दिखाएगा, तो इस केस में वो जो एमीटर है वो रीडिंग कितना दिखाएगा, उसका कांटा कहाँ पहुँच जाएगा, 4 पे, ठीक है। तो ये सत्यापन हो गया। अच्छा एक चीज़ और दी गई है, धारा अमीटर, हाँ ठीक है, प्रतिरोध तार। हाँ इसी चीज़ को और भी कर सकते हो, इसी चीज़ को एक और चीज़ कर सकते हो कि बैटरी लगाओ, ठीक है, और यहाँ पे बल्ब एक लगा दो, ठीक है। और दूसरे केस में क्या करो, बैटरी लगाओ, सेम बैटरी लगाओ, और यहाँ पे बल्ब लगा दो, और बल्ब से पहले रजिस्टर लगा दो। एक दुकान से खरीद के छोटा सा रजिस्टर आता है, पतले पतले रजिस्टेंस आते हैं, वो लगा दो,
तब देखो तुमने 2 वोल्ट की लगाई है, या मान लो तुमने 5 वोल्ट की लगा दी, तब तो ये बल्ब क्या जलेगा, अच्छे से जलेगा, क्योंकि 5 एम्पियर धारा इसको मिलेगी। लेकिन अगर 5 ही वोल्ट आप दो, वोल्टेज में आपने फ़र्क नहीं किया, लेकिन यहाँ पे आपने रेजिस्टेंस लगा के रेजिस्टेंस बढ़ा दिया, तो अब इसको एम्पियर कम ही मिलेगा। ये रेजिस्टेंस रोकेगा करंट को, लॉस कर देगा करंट का। तो यहाँ पे 3 ही एम्पियर मान लो, तो डिम जलेगा बल्ब। तो समझ में आया? यानी यहाँ पे क्या था, रेजिस्टेंस 0 नहीं था। यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना है यहाँ पे? कुछ भी नहीं। नहीं है, कुछ भी नहीं का मतलब 0 है, लेकिन 0 कभी भी नहीं होता है किसी भी सर्किट में। ये जो वायर है इसका खुद का भी तो कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, भले ही आधा ओम हो या फिर 0.01 कुछ भी हो, लेकिन कुछ ना कुछ तो होगा इसका। और उस रेजिस्टेंस को हमने बढ़ा दिया, मान लो यहाँ पे 2 ओम का रेजिस्टेंस और बढ़ा दिया, तो हमने मान लो यहाँ पे इस जो हर सर्किट में कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है, तो इसका मान लो 0.5 ओम था, अब हमने इससे बढ़ा के 2 ओम कर दिया, तो करंट भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, 5 एम्पियर से 3 एम्पियर। यानी कि रेजिस्टेंस को बढ़ाने पे करंट क्या हो गया, बढ़ गया, पक घट गया। 5 एम्पियर से 3 एम्पियर, पागल हो गए लोग क्या? क्या है यहाँ? जल्दी से देख लो प्रतिरोध का यूनिट। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, V इक्वल्स टू आर आई होता है। यहाँ से रेजिस्टेंस का क्या बनेगा, रेजिस्टेंस इक्वल्स टू V बाई आई बनेगा। आई को इधर लेते आओगे इसके नीचे, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस का अगर यूनिट निकालना है तो क्या करोगे, वोल्टेज का यूनिट लिखोगे पहले। तो वोल्टेज का क्या होता है, वोल्ट, और करंट का क्या होता है, एम्पियर। तो यूनिट रेजिस्टेंस की क्या आ जाएगी, वोल्ट, और ये जो अपॉन है इसको पर बोलते हैं, वोल्ट पर एम्पियर। एक तो ये यूनिट होती है, ये एसआई यूनिट है, लेकिन ये हमने ज़्यादातर जो है इसको यूज ना करके हमने किसको यूज कर लिया है, ये जो फॉर्मूला जिन्होंने दिया था ये वाला ओम वैज्ञानिक ने, उनके नाम पे इसकी एसआई रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या कर दी गई, ओम कर दी गई। इसको ओम भी बोलते हैं और ओमेगा भी बोलते हैं, कुछ वो ज़्यादातर ओम बोलते हैं। ठीक, अब आ जाओ ये कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, प्रतिरोधों का संयोजन किस हिसाब से किया जाए, तो 2 हिसाब से करते हैं। एक होते हैं सीरीज में करो, सीरीज कॉम्बिनेशन में, एक करो पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो दोनों समझ लो, पहले सीरीज को समझो, ठीक है। तो सीरीज में समझने में क्या है, मान लेते हैं यहाँ पे मैंने बैटरी लगा दी, ठीक है, ये माइनस है ये प्लस है, ये बैटरी लगा दी, और यहाँ पे मैंने 3 साथ में रेजिस्टेंस जोड़ दिए। पहला रेजिस्टेंस ये, ठीक है, दूसरा रेजिस्टेंस ये, और तीसरा ये, एक के बाद एक लगे हैं, तो ये सीरीज में है। क्या है, सीरीज में है, एक के बाद एक लगे हैं, तो ठीक है। तो ये मान लो इसका रेजिस्टेंस R1 है, इसका रेजिस्टेंस R2 है, इसका रेजिस्टेंस R3 है। करंट इसमें जो यहाँ वोल्टेज है V की सप्लाई हो रही है, तो यहाँ पे करंट I आ रहा है, ठीक है। लेकिन वोल्टेज जो है चेंज होगा। वोल्टेज क्या होता है, 2 एंड्स के बीच में ना होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ से वोल्टेज धक्का गया, तो इस धक्के को ये जो रेजिस्टेंस है वो क्या कर देगा, रोकेगा, कम कर देगा ना। तो आगे जो धक्का है वो कम, यहाँ से यहाँ जो धक्का आएगा इस वाले रेजिस्टेंस पे वो कम आएगा ना। तो यानी वोल्टेज क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। पहले यहाँ पे तो एक V1 वोल्टेज लग रहा होगा, यहाँ पे थोड़ा कम V2 लग रहा होगा, और यहाँ पे थोड़ा कम V3 लग रहा होगा। समझ आ रही बात। लेकिन जो करंट है वो करंट तो वो क्या है, इलेक्ट्रॉन्स तो मान लो यहाँ से जितने गए, बीच में थोड़ा बहुत उन्हें रेजिस्टेंस से झगड़ा करना पड़ा, लेकिन अल्टीमेटली इधर जो करंट है वो तो वही अमाउंट में वापस आ जाएगा, है ना। करंट यहाँ से और यहाँ तक जो गया वो तो सेम ही अमाउंट में वापस आएगा ना। बीच में करंट को रुकावट जरूर मिलेगी, लेकिन करंट जितना गया था उतने, मतलब जितने इलेक्ट्रॉन्स को धक्का लगा था उतने इलेक्ट्रॉन्स तो बाहर निकलेंगे ही, भले बीच में उनको थोड़ी तिगड़म करनी पड़े, लड़ाई करनी पड़े। तो यानी कि करंट जो है कांस्टेंट है, सेम है, ठीक है। लेकिन जो वोल्टेज है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। वोल्टेज 3 वोल्टेज में डिवाइड हो जा रहा है। वोल्टेज डिवाइड होके क्या हो जा रहा है, V1 प्लस V2 प्लस V3। ये वोल्टेज जो दिया गया वही ना यहाँ पे डिवाइड होके 3 टुकड़ों में बढ़ जाएगा, ठीक है। तो
अब यहाँ से हमको कुछ मिल सकता है, तो यहीं से सब कुछ मिलेगा। v इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। तो v क्या है, v का फॉर्मूला क्या होता है, IR। क्या होता है, IR। ये RI लिख लो, RI लिखवाए थे, v इक्वल्स टू RI लिख रहे थे ना ऐसे करके, तो RI ही लिख लो। IR RI उल्ट आगे पीछे कुछ भी लिख सकते हो, तो हम मान लो ऐसे लिख दिया, ठीक है। V1 का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, R1 और I तो सेम है ना सब में, I तो यहाँ पे भी सेम है और यहाँ पे भी I ही सेम है, यहाँ पे भी I सेम है। बस चेंज क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस तीनों में अलग है और वोल्टेज तीनों में अलग है, यही ना। तो हमने यहाँ पे क्या किया, v इक्वल्स टू V1 प्लस v का फॉर्मूला हमने RI लिखा, ठीक है, क्योंकि हमको क्या निकालना है, कॉम्बिनेशन। हमको ये जो R1 R2 R3 है इनका एक रेजिस्टेंस निकालना है। मतलब कहने का मतलब ये है, सवालों में यही जानना चाहता है एग्जामिनर आपसे कि मैंने 3-4 तरीके के जितने भी रेजिस्टेंस दिए हैं, सीरीज में दिए हो या पैरेलल में, उनकी जगह पे आपको अगर एक रजिस्टर लगाना हो तो आप वो कितने ओम का लगाओगे। तो वो निकालने के लिए आपको ये फॉर्मूला आना चाहिए, ये फॉर्मूला। तो वही हम लोग समझ रहे हैं। तो यानी कि ये वाला जो R है यही हमको निकालना रहता है। तो इस फॉर्मूले से वही R बनेगा। ये क्या हो गया, v इक्वल्स टू RI हो गया, V1 क्या हो गया, R1I हो गया, V2 क्या हो जाएगा, R2I, और V3 क्या हो जाएगा, R3I। अब इसमें से I यहाँ से तो रहने दो, I को कॉमन, यहाँ पे तीनों में I है तो I कॉमन ले लो, बचेगा क्या, R1 प्लस R2 प्लस R3। अब यहाँ से ये वाला I से I कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा। अगर यहाँ से I को यहाँ से तुम लोग हटा के यहाँ पे अपॉन में लेते आ सकते हो ना, तो I से I कट जाएगा, बचेगा यहाँ पे R, और यहाँ पे क्या बचेगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। यही फॉर्मूला मिलता है, ये सीरीज के लिए। किसके लिए है, सीरीज के लिए। मतलब कहने का मतलब क्या, ये जो R है इसी को बोलते हैं तुल्य प्रतिरोध। क्या बोलते हैं, नीचे R/Q EQ भी लिख सकते हैं ना। हाँ, REQ, यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं इक्विवेलेंट। इस EQ का मतलब क्या है, तुल्य प्रतिरोध, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है। इस R की जगह आप R सिंगल ना लिखे, REQ लिखो, सबसे बढ़िया। मतलब यहाँ पे जो ये तीनों रेजिस्टेंस की जगह इक्विवेलेंट कौन सा अकेला रेजिस्टेंस हम लगाएं कि काम बन जाए। तो आप क्या करो, सीरीज में जब भी हो तो मान लो अगर आपने एक दिया है 2 ओम का, दूसरा दिया है 3 ओम का, चौथा दिया है 1 ओम का, तो आपसे पूछे कि इन तीनों को ख़त्म करके एक लगाना है मुझको, तो हम क्या करेंगे, 2 3 5 1 6 ओम का लगा देंगे। क्यों, क्योंकि हमको फॉर्मूला याद है। सीरीज में जब भी हो तो जितने भी रेजिस्टेंस हो उनको क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये फार्मूला हमको ये बता रहा है, कहाँ गया फार्मूला, फार्मूला ही गायब हो गया। R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस जितने भी रेजिस्टेंस हैं Rn तक जितने भी हो सकते हैं सब जुड़ जाते हैं सीरीज में, ठीक है। तो ये तो सीरीज की बात हुई। अब आ जाते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या है, समांतर, मतलब अंतर पे हैं, एक साथ नहीं, एक के बाद एक नहीं है, अंतराल पे हैं। जैसे हमको पता है ना पैरेलल, हमको पता है ना, एक लाइन ये है, एक इसके पैरेलल ये है, एक पैरेलल ये, यही ना पैरेलल हम जानते हैं, मैथ में पढ़े हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, एक रेजिस्टेंस यहाँ लगा है, एक यहाँ लगा है, एक यहाँ लगा है, एक यहाँ लगा है, और ये रेजिस्टेंस क्या है, चारों के चारों जुड़े हैं, एक ही में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। और यहाँ पे मान लो कहीं पे तो कुछ ज़्यादा ही बड़ा बन गया, कोई बात नहीं, अभी हम बैटरी लगा देते हैं। ये रेजिस्टेंस कहाँ गया, एक बैटरी में फिक्स हो गए। तब ये रेजिस्टेंस एक के बाद एक तो लगे नहीं हैं, ये मान लो प्लस है, ये माइनस है, ये वोल्टेज V वोल्टेज दिया जा रहा है, यहाँ से करंट I जाएगा, ठीक है, और यहाँ से गुजर के ये I आएगा। लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा समझने वाली बात है। समझने वाली बात ये है कि I जब जाएगा तो I को एक रास्ते पे नहीं ना जा रहा है, I का कुछ इलेक्ट्रॉन्स इधर चले जाएंगे, उसमें तो सारे इलेक्ट्रॉन्स का वही रास्ता था, तो I सेम रह रहा था।
लेकिन यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स इधर, तो ये I1 हो जाएगा। इस रेजिस्टेंस से पहले तो ये समझ लो ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है और ये R4 है। और क्वेश्चन हमको ये बता रहा है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में है और R इक्विवेलेंट हमको बताना है। मतलब ये चारों, ये जो इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम है हटा के एक रेजिस्टेंस हमको लगाना हो तो कितने का लगाएंगे, वो हमसे क्वेश्चन पूछा है। तो हमको R इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा ना। तो R इक्विवेलेंट निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, पहले देखना पड़ेगा क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं इसमें। तो I जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन्स चलेंगे तो क्या होंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन्स इधर इस वायर में, कुछ इधर वायर में, कुछ इधर वायर में, कुछ इधर। यानी ये यहाँ पे जो करंट हो जाएगा इस रेजिस्टेंस के अंदर वो I1 हो जाएगा, इसके अंदर I2 हो जाएगा, इसके अंदर I3, इसके अंदर I4 बढ़ जाएगा। लेकिन वोल्टेज क्या है, वोल्टेज इनके बीच जो धक्का है, मतलब यहाँ से इस वाले पॉइंट और इस वाले पॉइंट के बीच में वोल्टेज तो सेम ही रहेगा ना। धक्का तो वहाँ पे तो रेजिस्टेंस का मतलब लॉस हो जा रहा था, क्योंकि एक के बाद एक रेजिस्टेंस आ रहे थे तो वोल्टेज का लॉस हो जा रहा था, आगे वाले में कम वोल्टेज पहुँच पा रहा था। लेकिन इस पॉइंट और इस पॉइंट पे वोल्टेज तो यहाँ से जितना वोल्टेज गया होगा धक्का यहाँ पे तो निकल ही आएगा, क्योंकि ये पैरेलल में है। समझ में आ रही बात। तो यानी कि V क्या रहेगा, इसमें कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा। जैसे उस केस में I कांस्टेंट रह रहा था, इसमें क्या कांस्टेंट रहेगा, V। तो V को छोड़ लो, जो चेंज हो रही है, चेंज कौन सी चीज़ हो रही है, उसमें V चेंज हो रही थी और इसमें I चेंज हो रहा था। तो I को ले लो, जो चीज़ चेंज होती है उसी को ले लेते हैं। तो I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4। यही है ना, हमने 4 लिए है ना। अब यहाँ से सॉल्व करो, जैसे हमको फॉर्मूला है V इक्वल्स टू RI पता है, तो क्या हो जाएगा, I इक्वल्स टू क्या हो, V बाई R हो जाएगा। R यहाँ नीचे चला आएगा, तो I इक्वल्स टू V बाई R। R कौन सा ले लो, इक्विवेलेंट वाला। I1 की जगह क्या ले लोगे, V क्या है, सेम है ना, V तो सब में सेम है, I में भी I1 I2 सब में सेम है। तो V बटे R1 ले लोगे, इसमें V बटे R2 ले लोगे, इसमें V बटे R3 ले लोगे, इसमें V बटे R4 ले लोगे। अब यहाँ से क्या कॉमन निकल सकता है, इनमें से V सब में है तो V को कॉमन ले लो। इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं, V बाई R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, V कॉमन ले लोगे तो 1 बाई R1 हो जाएगा, 1 बाई R2 हो जाएगा, 1 बाई R3 हो जाएगा, 1 बाई R4 हो जाएगा। और ये V, अगर इस वाले V को यहाँ पे नीचे लाते हो हटा के, यहाँ पे 1 बच जाएगा कि नहीं, V से V कट जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बाई R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 प्लस 1 बाई R4। यही फॉर्मूला हमको मिल जाएगा इक्विवेलेंट वाला। यानी अगर पैरेलल में हमको R इक्विवेलेंट निकालना है तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, 1 बाई R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R, मतलब जितने रेजिस्टेंस हो, 1 हो 2 हो तो इतने में ही काम बन जाएगा, 3 हो तो एक और तीसरा भी ले लो, 4 हो तो इस तरीके से जितने भी हों इससे निकल जाएगा। मतलब क्या, अगर यहाँ पे मैंने लिया होता फॉर एग्जांपल R1 लिया रहता, अरे रुको वहीं पे बता देते हैं। मान लो ये मान लो है 1, ये मान लो 2 है, 3 है, ठीक है, ये है, ठीक है, प्लस माइनस वोल्टेज, ठीक है। मान लो ये 1 ओम का है, ये 2 ओम का है, ये 5 ओम का है, ठीक है। अब हम इसको बताना है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना लें, इन तीनों को हटा के अगर 1 लगाएं, यहाँ पे 1 रजिस्टर लगाएं इस बैटरी के साथ तो कितना का लगेगा। तो हम कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला हमको पता है, 1 बाई R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 बाई R1 कितना दिया है 1, R2 कितना दिया है और R3 5, तो 1 बटे 1 और R2 कितना दिया है 2 और R3 कितना दिया है 5। इसमें लगाओ, इनका एलसीएम लोगे, 5 2 और 1 का कितना आएगा 10 आएगा, ये 10 हो जाएगा, ये 2 पंजे 10, 5 एकम 5 हो जाएगा, 5 दूनी 10, 2 एकम 2 हो जाएगा। ये सब तो कर ही लेते होगे, इतना मैथ तो आता ही होगा। तो ये 10 5 15 2 17 हो जाएगा, 17 बटे 10 R इक्विवेलेंट हो जाएगा ये ऐसे यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा 1 बाई R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 17 बटे 10। R इक्विवेलेंट को ऊपर ले जाओ तो 10 ऊपर चला जाएगा कि नहीं, 10 बटे 17।
तो 17 से जब 10 को भाग दोगे तो क्या आएगा, पॉइंट लगाना पड़ेगा, 0। 17 छक्का 102, 17 पंजे 85, 15 बचेगा, 17 सत्ते 17 अट्ठे 17 अट्ठे 136 बार में चला जाएगा। तो 0 पॉइंट लगभग क्या आएगा, 0.58 ओम। मतलब यहाँ पे हमको कितने का रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा, यहाँ पे कितने का रेजिस्टेंस लगाना, 0.58 ओम का लगा देंगे तो हमारा काम बन जाएगा। तो ये हो गया अपना क्या, कॉम्बिनेशन। 2 तरीके के कॉम्बिनेशन होते हैं। तीसरा एक और होता है मिक्स कॉम्बिनेशन, मतलब दोनों मिक्स कर दो। जैसे कि एक सर्किट में बना रहा हूँ, यहाँ पे मैंने एक ये ले लिया, एक ये ले लिया, फिर एक मैंने ये ले लिया। मान लो ये एक सर्किट है, तो ये क्या है, मिक्स है। मतलब इसमें क्या है, ये दोनों क्या है, सीरीज में है, और ये तीनों क्या है, पैरेलल है। तो पहले हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये क्या आ गया भाई, हट। पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व कर, पहले तो ये पैरेलल जितने हैं इनके लिए एक लाना पड़ेगा, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे। तो ये वाला और ये वाला और ये तीनों क्या हो जाएंगे सीरीज में, फिर इनका एक इक्विवेलेंट लाना पड़ेगा, वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। समझ में आ रही है। तो ज़्यादातर क्वेश्चन एग्जाम में कहाँ से पूछे जाते हैं, मिक्स करके, दोनों एक ही में जोड़ देंगे और उसमें निकालना रहेगा। थोड़ा फिगर को थोड़ा घुमा फिरा के दे देंगे आपको, तो वो प्रैक्टिस से आएगा। मतलब ये घर पे जो ये जितने सवाल दिए हैं लगाओगे, उसमें पता करोगे कौन सा पैरेलल है कौन सा सीरीज है, खुद से लगाओगे तब समझ में आएगा कि हाँ सवाल बन रहे हैं कि नहीं। सवाल कहाँ है भाई, सवाल इसके आगे है, देखो। अरे ये जितने सवाल हैं ये देखो, मिश्रित क्रम के उदाहरण दिए गए हैं, ठीक है। ये देखो, ये कितना बढ़िया क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये क्वेश्चन, एक क्वेश्चन समझा दे रहे हैं और उसके बाद ख़त्म कर रहे हैं। ये देखो ध्यान से, ये बैटरी लगी है यहाँ पे, ये बैटरी लगी हुई है, ये एमीटर लगाया गया है, ये यहाँ पे स्विच लगाया गया है, ठीक है कि, ठीक है। यहाँ पे एक पहला रेजिस्टेंस, दूसरा रेजिस्टेंस, तीसरा, चौथा, 5 रेजिस्टेंस लगाए गए हैं, ठीक है बेटा। अब इसमें आपको इसका क्या निकालना है, तुल्य प्रतिरोध, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो आप देखोगे कौन कौन सा पैरेलल हो सकता है, कौन कौन सा क्या क्या हो सकता है। तो मान लेते हैं ये प्लस वाले से करंट निकलेगा। मैंने बोला ना करंट हम कैसे मानते हैं, प्लस से माइनस। वैसे तो जाता किधर से है, माइनस से प्लस इलेक्ट्रॉन जाते हैं, लेकिन मान लेते हैं इधर से जब करंट आया तो यहाँ तो मान लो गुजर गया। अब यहाँ से गुजरने के बाद करंट 2 पार्ट में डिवाइड हो गया कि नहीं, एक इधर निकलेगा और एक इधर निकलेगा। तो इसका मतलब क्या, और फिर इधर से इधर घूम के यहाँ पे मिल जाएगा। तो इसका मतलब आपको क्या समझ में आ रहा है, यहाँ से जब डिवाइड हुआ तो इसका मतलब क्या है, ये और ये पैरेलल है। ये दोनों आपस में किस में है, सीरीज में है, क्योंकि ये वाला जो करंट जा रहा है बट थोड़े ना रहा है, इससे गुजर ही रहा है, आगे मिल ही रहा है। तो ये दोनों आपस में सीरीज में है। तो पहले इनको सॉल्व करोगे तो ये 3 ओम है और ये 3 ओम है, तो ये 6 ओम हो जाएगा। ये इनका जो इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 6 ओम। अब ये वाला जो 6 ओम है और ये जो 3 ओम है आपस में कैसे हैं, पैरेलल है। तो इनको निकाल लोगे 1/3 प्लस 1/6, तो 2 1 3/6 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 1/2 1/r = 1/2, यानी r = 2 हो जाएगा। तो ये पूरे को अगर हटा के किससे रिप्लेस कर दोगे, 2 से। तो ये जो करंट आ रहा है 3 ओम, ये गुजरेगा 2 ओम से, फिर 3 ओम से। तो ये सीरीज में है ना, एक के बाद एक मिल रहा है। तो 3 ओम, 2 ओम और 3 ओम जोड़ दोगे, 3 2 5 3 8। तो आपका फाइनल जो तुल्य इक्विवेलेंट प्रतिरोध कितना आ जाएगा, 8 ओम। आंसर देखो 8 ओम आया है, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब ये अप्रोच से सवाल आपको करने हैं, ठीक है। आया है 8 ओम, हमको तो नहीं दिख रहा। अच्छा उधर पर उस साइड है, यही क्वेश्चन है पूरा वो समझा। हाँ ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब इसी में ख़त्म करते हैं, ये क्वेश्चन लगाएंगे अपने से, ठीक है। दी एंड, ये चैप्टर ख़त्म है। अब बताएं क्या बचा है, हीटिंग इफेक्ट बचा है और मैग्नेटिक इफेक्ट बचा है। इसके बाद क्या हुआ, इलेक्ट्रिसिटी 3 पार्ट में था ना, एक तो इलेक्ट्रिक करंट था, दूसरा हीटिंग इफेक्ट था और तीसरा मैग्नेटिक इफेक्ट था।
तो ये वाला पोर्शन पूरा ख़त्म हो गया है, हीटिंग और मैग्नेटिक बचा हुआ है। ठीक है। It's hard to breathe, but that's alright. Hush.